क्योंकि बहुत से साथियों के, मेरे बुजुर्गों के मैं नाम नहीं जानता, तो इसलिए आप सबको, काका ताऊ भाई बंधु सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। आपने एक बात कही थी कि मैं कितलाना टोल पे भी आया था और मैं बहुत डिटेल में समझा के गया था। मेरे ख्याल से जो उस वक्त मैंने बताया था वो अब हो रहा होगा आज, कि जो उस टाइम मैंने ये कहा था कि आने वाले वक्त में ये होने वाला है और अब आप नहीं जागे तो भविष्य बहुत अंधकार में होगा और ये चीजें होंगी। तो मैं जब वहां से स्टेज से उतरा तो मुझे दो साथी मिले थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि बलारा जी, आप ना वह बात ना करा करो जो नसीब हो ही नहीं। कई बार लोगों के समझ में कौन आती। मैं बोला फिर जो हो रहा है, जिसके लिए बैठे हैं, उसके लिए तो आंदोलन ही चल रहा है और इस आंदोलन के बाद क्या होने वाला है इसकी रिसर्च हमने कर ली। तो इबजे हम गांव वालों को यह समझाएंगे कि भाई आने वाले टाइम में आपके साथ ये होने वाला है, तो ही तो अगली तैयारी करोगे। क्योंकि बड़े बुजुर्ग हो गया करते, उस टाइम पे छात होया करती कच्ची, माटी गिरा करते बारिश तक पहले। तो बड़े बुजुर्ग ने क्या करते, भाई बारिश का इंतजाम करना हो ना तो बारिश आने से पहले कर लोगे तो शाणे मानस हैं। बारिश आई जाएगी तो फिर कैसे ना उसके वो मुंदोगे आप, फिर टपका नहीं रोक सकते आप, फिर तो नाश हो लेगा। और मेरे ख्याल से हम लोगों से पहले भी बहुत ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने जन जागरण किया और आप लोगों को जगाया। बस दो गलतियां उनसे हो गई। एक तो उनमें सब्र की कमी थी। उनको लगता था, जैसे मेरे भी लगता था, मैं बताऊं आपने, मैं 2012 तक मैंने सरकारी नौकरी में था, तो मुझे लगा कि सरकारें जो है ना सरकारी स्कूलों को खत्म करने के लिए निकली हैं और मैं स्कूल बचाने चला। अब स्कूल तो बचे नहीं मेरे बचाए से, क्योंकि मैं तो एक अदना सा मास्टर था और सरकारी मास्टर के हाथ में क्या होता है, ऊपर बीओ डी और पूरा डिपार्टमेंट है। मैं जिस दौरे जाऊं बोला सरकार दौरे जा, मैं पूछूंगा सरकार है कौन भाई, वो सरकार कौन है। अब मैंने तो वह सरकार पाई नहीं आज तक, आपने पाई हो तो बताओ। भाई सरकार ने एक प्रोपेगेंडा चलाया या सरकार ने एक योजना चलाई, उसके ऊपर अमली जामा तो आपके गांव का आपका अपना बेटा चक्कर रहा है। आपको यह कहा कि आपको बस में नहीं चढ़ने देंगे, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको राशन नहीं मिलेगा अगर ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे। यह बात आपने किसने कही? आपकी आंगनबाड़ी वर्कर ने कही, आपके आशा वर्कर ने कही, आपके स्कूल के मास्टर ने कही। सरकार तो आई नहीं, क्योंकि सरकार अपनी सारी योजनाओं को आप ही के बच्चों के जरिए आपके ऊपर थोपती है। अब आपने तो अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करी थी कि बेटा बड़ा होगा तने रुपया कमाना है, समाज जाओ चाहे बाढ़ में, तन्ने अपनी नौकरी बचानी है, समाज जाओ चाहे बाढ़ में। वो न्यू भूल गया कि उस समाज में तेरी अपनी औलाद भी है। वहां वो चक्कर, उसको वो अपने आप को समाज से अलग करके देखने लग गया। तो मैं जब स्कूल बचाने के लिए निकला तो मुझे सरकार मिली नहीं, तो मैंने अपना सिस्टम बनाया कि मैं बड़े क्रांति करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी विद्या थी जिसकी मदद से हम 3 साल के बच्चे का न्यू बता सके कि भाई वो बालक बड़ा होकर जिंदगी में क्या काम करके खुश रहेगा। ये नहीं बताते क्या काम करेगा, हम ये बताते कि ये बच्चा इस काम में खुश रहेगा। यो पैदाइशी खिलाड़ी है, यो पढ़ने के लिए बना है, यो साइंटिस्ट हो सकता है, ये आर्टिस्ट हो सकता है, ये नहीं इसका खेती में जी लागेगा, डांगरा में लागेगा, चौपाड़ में लागेगा, ताश खेलन में लागेगा, क्या में लागेगा। एक आधा खिलाड़ी आपने देखा होगा, मतलब पहला पत्ता पढ़ते बाकी सबके पत्ते बता दिया करे। इसका मतलब उसमें जन्मजात के मन में खास है। वो क्या खास है वो आपा बता इसका, हाँ कि भाई इस पर यह चीज खास है, इसका इस्तेमाल समाज के वहां कर सके। अब चले हम गांव में, नौकरी छोड़ के मैं चंडीगढ़ चला गया 2012 में, 10 साल पहले। और 5-7 साल पहले मेरे एक बात समझ में आई कि यार देवेंद्र, एक गलती भारी हो गई कि जब तेरा खान का टाइम था
10वीं तक, जब तो तू गांव में रहा, अरे कमा के उल्टा देने का टाइम है तो तू शहर में जाकर बैठ गया। तो जिस गांव में तू पैदा होया उस गांव के लिए तो कुछ करा ही नहीं। तो मैं फिर समाज पर बदलने के लिए 2016 में अपने सेंटर वगैरह बंद करके फिर चला गांव। तो जब मैं गांव में गया तो गांव वालों ने मेरे से एक ही बात पूछी। जब मैं जाता, मुझे कोई जानता नहीं था, तो मैं चौपाल में जाके ऐसे ही जो भी ताश खेल रहे या बैठे या फिर बड़ी में बैठे, कोई डांगरा खातर जोड़ पे बैठे, मैं बैठ के ताऊ राम राम करके बैठ जाता, मगर कुछ चर्चा करांगे। और वो मैंने देखकर उसे टाइम ताऊ न्यू बोलता, बोला बस छोरे के बेचना आया न्यू बता दे, बस तू सीधी लेन के आया है। तो मगर ताऊ के मैं लेन नहीं आया, बस बात करने आया हूं ना भाई। न्यू तो कोई बात ना करे, कमे कमे तो लेन आया है। अब वो नहीं समझ में आया। अब समझ में आता है, जब उस दौर से लेके आज तक चर्चा में बैठे रहे तो अब समझ में ये आया कि हमारे गांव के आदमी ने पिछले 30-35 साल में सिवाय झूठ, फरेब और धोखे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। जो भी बाहर से आदमी आया वो उसने ठग के चालता बना। बाद में पता चला कि जो योजना बताई थी आपके फायदे की, उससे तो उसके परिवार का सत्यानाश होया। तो वो आदमी अब नए आदमी पर भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि उसको अपनों ने ही ठगा हुआ है। जिन पंचायतियों को पंचायत से उठा के उन लोगों ने विधानसभा में बड़ी पंचायत में भेज दिया, वो आके ठगन लग गया। तो अब किस पे भरोसा करें भाई? उन्होंने तंत्र ऐसा बना दिया टेलीविजन के जरिए कि औलाद ही अपने बच्चे अपने मां बाप से बात करनी रही है, तो वो किस पे भरोसा करें? इसलिए एक बात समझ में आई जनता सरकार मोर्चा के साथियों को कि भाई कम से कम एक पीढ़ी को तो अपनी जिंदगी गड़ानी पड़ेगी अगली पीढ़ी के लिए, नींव का पत्थर बनकर कि भाई समाज को यह बताना जरूरी है कि आपके साथ भविष्य में क्या क्या होने वाला है। भाई आप मानो तो बहुत बढ़िया, अपने गांव ने बचा लोगे, और नहीं मानो तो भी हम कम से कम अपने पाप से मुक्ति पा जाएंगे। क्यों जी? कसूरवार आप लोग नहीं हो, कसूरवार वो नहीं है समाज का आदमी जो कुछ कर नहीं रहा समाज को बदलने के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। असली कसूरवार वो है जिसको मालूम है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, जिसको समझ है और फिर भी वो चुप है, किसी को समझा नहीं रहा। तो वो पाप मारे ऊपर ना चढ़े, हम तो लग रहे हैं जी इसलिए। तो एक तो स्वार्थ ये हो गया। दूसरा स्वार्थ आपने बताया था सुनील भाई ने कि भाई समाज से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, अपने बच्चे को अलग नहीं कर सकते। और तीसरी बात थी, जगबीर भाई कह रहे थे कि हमारे को सरकारों के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। यहां पे मैं सुनील भाई को कह रहा हूं कि ना भाई, आपकी बात गलत है कि सरकारों के खिलाफ नहीं खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन चक्कर के है अपन न्यूए कुनबेरा सरकार के है। आपा तो न्यू सोचा कि मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, डीसी ये सरकार है और शायद इनके विरोध करने से आप अपने बच्चों को बचा लोगे। तो मैं यहां पर थोड़ा सा अलग हूं। मुझे यह समझ में आता है कि आपके समाज ने जो निर्णय समाज के अंदर नहीं लिया, आपके गांव के लिए अगर निर्णय आपके गांव ने नहीं लिया और बाहर से कहीं से कोई योजना बन के आई है और वो जो भी आदमी आपके गांव में घुस रहा है वो सरकार है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रधानमंत्री का विरोध करना है तो गांव में घुसने वाले हर सरकारी कर्मचारी का विरोध करना पड़ेगा आपको, हर सरकारी कर्मचारी का। मतलब जब सरकार को, मैं जब टोलों पे जाया करता, मैंने क्या करता, मैं कहा थम के बोरे हो रहे हो, थम यार टोल पे बैठे हो सारे जागरूक लोग, जो जागरूक नहीं है वो गांव में बैठा है, उसका आधार कार्ड सारी चीजों के साथ जोड़न लग रहे। एक बार आपका आधार कार्ड सारी चीजों के साथ जुड़ गया, उसके बाद आपके पास भागने के लिए रास्ता कहां है? सोचा ही नहीं आपने कभी। अब जाओ आप एक बार कितने, जैसे एक चीज में स्पेलिंग गलत हो रही हो तो कितने चक्कर कटवाए हैं। आपका आधार कार्ड आपकी जिंदगी की हर चीज के साथ जोड़ रहे हैं वो लोग।
गैस की कनेक्शन शहरों में पाइपलाइन के जरिए आ चुके हैं। कदर राजी और शहर में भी आओगे हैं। शहर में क्या करेंगे, मैं पहले बता रहा हूं क्या करेंगे, सिलेंडर छोटा कर देंगे। ठीक है, अभी गांव अभी आना शुरू नहीं हुआ छोटा सिलेंडर, आ लिया तो अभी बिल्कुल बड़े सिलेंडर खत्म हो, जैसे बड़ा नोट खत्म होता जा रहा। आजकल 2000 का नोट नहीं मिलता ना आपको, बैंक में जाओगे 2000 का नोट नहीं मिलता, बल्कि नोट ही नहीं मिलते। अब तो कहे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लो। तो गांव का आदमी क्या सोचेगा कि सिर्फ लड़ना किसकी गेल है, लड़ते नहीं। सिलेंडर छोटा हो गया, रोज रोज की बोदरेशन है, अडानी की गैस की पाइपलाइन घरा फ्री में लान लाग रहा, क्या दिक्कत है? आपने नहीं पता पीछे तो ले रहा हो डबल ट्रिपल पाइपलाइन घरा आ गई, पानी की पाइपलाइन घरा आ गई, फिर मीटर जो बिजली के कनेक्शन है वो स्मार्ट मीटर लग गए। स्मार्ट मीटर, पहले तो आपका बिजली का कनेक्शन काटने के लिए उसको गांव में घुसना पड़ता था कर्मचारी को, अब गांव में नहीं घुसना, वहीं से कटेगा कनेक्शन। आपका बिल 50,000 आना चाहिए कि 15,000, वो वहीं से चलेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो जी पानी उनका, गैस उनकी, बिजली उनके हाथ में, बीज उनके हाथ में, खेत उनके हाथ में, बालक की पढ़ाई उनके हाथ में, आपके कागज उनके हाथ में, फैमिली आईडी ट्रिप पीपीपी से आपके परिवार का पूरा डेटा उसके हाथ में, आपका छोटे से लेके बड़ी चीज का रजिस्ट्रेशन, आरसी, आपके घर के कागज, आपके उसके कागज सारे उनके हाथ में, आपके बालक का जन्म प्रमाण पत्र उसके हाथ में, आपका पैन कार्ड उनके हाथ में, आपका ड्राइविंग लाइसेंस उनके हाथ में, आपका वोटर कार्ड उनके हाथ में, और सारी चीज एक बटन गेल जुड़ रही है। तो यानी कल को अगर आपको उनको काबू करना है तो एक के बटन तो दबाना है, क्यों जी? एक बटन दबा था। अब वो कहेंगे कि भाई जीने के लिए तो आप कहोगे भाई जीने के लिए तो हमारे को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, तो उसके लिए नोट छाप के दर रखे, क्योंकि आपको पहले ये दिखा रहे हैं कि सरकारी योजना का लाभ लेना है तो आधार कार्ड देना पड़ेगा। ये आधार कार्ड आपकी जिंदगी की बर्बादी का आधार है, आपको ये भी नहीं पता। और जबकि किसी भी कानून के अंदर आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकारी कर्मचारी क्या करेगा? आधार लेके आ, आधार बिना नहीं होता। अभी हमने कार्यक्रम किया, सुनील ने उसमें अप्लाई किया, वो कहने लगे जी फैमिली आईडी चाहिए। इसने मेरे को बताया सुनील भाई ने कि जी फैमिली आईडी मांग रहे हैं। मैंने कहा किसने कहा फैमिली आईडी मांग रहे हैं? बोला जी वो मांगे हैं, दफ्तर वाले कह रहे हैं सॉफ्टवेयर उठा नहीं रहा। तो मैं और मेरा एक साथी हम सीधा एसडीएम के पास गए। मैंने कहा फैमिली आईडी मांग रहे हैं जी आपके आदमी, क्या चक्कर है ये? सीधा इतना ही मैंने ऐसे ही बोला। कह रहे फैमिली आईडी जबरदस्ती थोड़ी है, आप उधर चले जाओ ब्रांच में मैनुअल करवा लो। मैनुअल में 4 दिन लाए उन्होंने, और फैमिली आईडी से 1 मिनट में हुआ था वो काम। तो वो क्या करेंगे? आपके काम को लटकाते रहेंगे अगर आप आधार कार्ड नहीं दोगे, अगर आप फैमिली आईडी नहीं दोगे, लेकिन वैसे फटाक से कर देंगे। तो अपने गांव का आदमी क्या सोचेगा कि दे देने क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि वो अपनी गर्दन को उनके हाथ में देने लग रहा है। अभी किसी ने मुझे यह बोला कि डॉक्टर साहब आप ये जो बोल रहे थे इस बीमारी के बारे में, और जो सरकारों ने जो चला रखा है पूरा प्रोपेगेंडा इसके बारे में, सरकार को क्या फायदा होएगा? सरकार को बहुत फायदा होएगा, क्योंकि सदियों से एक ही चीज है जो सबके पास चल रही है, जो सबकी चल रही है कि भाई अगर इस देश की जनता हमारे ऊपर निर्भर हो जाए और हमारे कंट्रोल में हो जाए, गुलामी इसलिए तो चाहते हैं ना वो, क्यों जी? अगर आपको गुलाम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको आपकी रोटी काबू कर लो बस। जिसके हाथ में आपकी रोटी वही चलाएगा। अभी वो टोल वालों से उलझ रहे थे, वो बोला हम तो नौकरी करा। हाँ जी, वो आओगा जब नर्स आवेगी आपके गांव में, जो आंगनबाड़ी वर्कर आओगे, हम तो नौकरी करा। हाँ जी, किसे तक कहोगे, किसे तक उलझोगे, नौकरी करे हैं जी। मतलब वो आपको एक ही चीज अड़ाएंगे कि हमारे तो पेट का सवाल है जी। और अभी पिछले दौरान
जितनी बंदिश आपके ऊपर लगाई वो सारी बंदिशें पेट के साथ ही तो जुड़ रही थी। क्यों जी? पेट के साथ तो जुड़ रही थी ना। किसी बच्चे ने, नौजवान ने इसलिए लगवाया कि उसको फार्म भरना था नौकरी में, फार्म पेपर नहीं देने देवेंगे। 10वीं क्लास के बच्चों ने न्यू लगवा लिया कि भाई पेपर नहीं देने देवेंगे, स्कूल में नहीं जाने देंगे। मतलब पेट, सीधा सीधा पेट, यानी आपका पेट काबू, आपकी रोटी काबू, तो आप काबू। बहुत आसान है। गांव पहले स्वतंत्र था, गुलामी के दिनों में भी गांव था जो आजाद होया करता। कोई आओ, मुगल आए, अंग्रेज आए, कोई आओ, गांव का राशन गांव के पास पूरा अपना पड़ा रहा करता। अपनी व्यवस्था थी, अपना कोई चक्कर नहीं, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं। लेकिन ये बात समझ में आ गई उनको, तो इसीलिए फिर हमारी सरकारों ने बोलना शुरू किया कि शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास करेंगे। गांव को भी शहरों की तर्ज पे, जैसे शहर में कोई किसी ने नहीं जानता, जैसे शहर में कोई किसी ने नहीं पूछता, जैसे शहर में सिर्फ पैसा 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 चाहिए होता है, जैसे शहर में सिर्फ और सुविधाओं के नाम पे सब कुछ है लेकिन आदमी डिप्रेशन में है, वैसा ही गांव को बनाएंगे। ये अगलों की योजना है। अब मैं सिर्फ 4 बातें बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे मेरे से पहले वक्ताएं बोल चुके हैं। सारी बातें लगभग वही हैं, बस वो उनको जोड़ नहीं पाए थे। मैं उनकी बातों को जोड़ दूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि अब हम यहां से जब चलेंगे तो यहां से एक नया अध्याय शुरू होगा इस चौपाल से। ये जो पेड़ मैं देख रहा हूं पीपल के, ये मुझे लगता है कि ये 5-7 साल के तो नहीं होंगे। कितने पुराने हैं जी? हैं 20 साल पुराने हैं, 40 साल पुराने बताने लग रहे हैं जी। अच्छा, 40 साल पहले ये पेड़ इतने बड़े होंगे कि किसी टाइम तो ये पेड़ बीज जैसे इतने छोटे से भी होंगे जब बीज में होंगे, तो जैसे बरगद का बीज है मेरे ख्याल तक कतिये छोटा हुआ है, उससे कितना विशाल का ये पेड़ निकलता है किसी को नहीं पता। तो मैं तो आज आपके दिमाग में बीज डालने आया हूं विचारों के। अगर आपके दिमाग ने अनुकूल वातावरण दिया तो आप संपूर्ण आजादी की तरफ चलेंगे। अगर आपने साथ दिया तो संपूर्ण आजादी के लिए काम करेंगे। सरकारें नहीं बदलनी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, पार्टियां बदलना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, किसी का विरोध करना कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा केवल एक उद्देश्य है, हम, हमारी जिंदगी, हमारे बच्चे, हमारा गांव, हम तय करेंगे कि हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये गांव तय करेगा। बाहर से आके देवेंद्र बलारा नहीं बताएगा कि तुमको कैसे जीना है, आप तय करोगे खुद। क्योंकि समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है शरीफ आदमी चुप हो गया। मैं तो केवल, हम लोग तो केवल आपको बुलाने के लिए, बोलना सिखाने के लिए आए हैं कि आपको चीजें बता दें, आपने बोलना क्या है वो सीख लो, लड़ना किससे है वो सीख लो और अपने अपने बच्चों को आजाद करवा लो अपने आप। क्योंकि बाहर से कोई आदमी अगर आके आपके गांव में ये कहता है कि मैं आपके गांव को आजाद करूंगा, मैं आपके गांव की विकास करूंगा, तो न्यू समझ लेना वो आदमी सबसे बड़ा ठग है। बाहर का कोई आदमी ने ठेका नहीं ले रखा आपके गांव का। भाई जिनकी औलाद है, जिनका गांव है, उनने नहीं ठेका मानने के भाई किसी ने और बाहर कहने के फायदा हम क्यों करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका गांव है, आपकी बर्बादी होने लग रही है। अगर आप अपने बच्चों की आबादी चाहते तो आपको ही करना पड़ेगा। करना कैसे है वो काम जनता सरकार मोर्चा बताएगा, सिर्फ कैसे करना है। हम करेंगे नहीं किसी के लिए, हमारा आपसे रिश्ता कभी भी पैसे का नहीं रहेगा। ना हम गांव में पैसा देवा, ना हम गांव में पैसा लेवा, ना हम दान लेवा, ना हम वोट लेवा। हमारा मकसद क्या है कि भाई मेरा बच्चा इस गांव से जब गुजरे, भूख लग रही हो तो उसने रोटी जब खिलाऊंगी जब गांव समृद्ध होगा, जब गांव एक दूसरे पर भरोसा करता होगा। जब गांव में नशेड़ी होंगी तो मेरे आड़े का ही गला कटेगा। क्यों जी? तो इसलिए मैं वो 4 बातें बता दूं कि आपके गांव के ऊपर नजर कैसे है। गांव में 4 तबके हैं मुख्य तौर पर, सिर्फ 4 तबके। उससे बाहर कोई तबका हो तो मुझे बताना। एक तबका है जमींदार तबका, जो खेती करता है, जो जमीन से जुड़ा है सीधा। क्यों जी? दूसरा तबका है दुकानदार तबका, व्यापारी तबका जो है।
वो दुकान कर रहा हो, चाहे मोटरसाइकिल ठीक करने की, चाहे वो अपनी किराने की, चाहे वो सामान बेचने की। तीसरा तबका है नौकरी पेशा आदमी, जो नौकरी करता हो, और प्राइवेट या सरकारी। और चौथा तबका है गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला, जो राशन कोटे से लेता है। यही तबके हैं जी, चार। हाँ जी। अब इन चारों अगर तबकों को काबू कर लिया जाए तो गांव काबू हो गया। अब आपको क्या लगता है कि भाई समस्या मन है, तो मैं आपने न्यू दिखाऊं, या समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, या सिर्फ आपके गांव की नहीं है, ये जो आदमी देखन लाग रहे उनकी भी है, ये जो आदमी सुनन लाग रहे उनकी भी है, जो नहीं सुनते उनकी भी है, जो आपके साथ खड़े उनकी भी है, जो साथ नहीं खड़े उनकी भी है। किसान आंदोलन जब हुआ तो उसमें एक चीज जो समाज की निकल के आई, उस जो बहुत बुरी थी, अच्छी क्या थी कि लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया बहुत दिनों की एक रुकावट के बाद में। लेकिन बुरी क्या थी कि कुछ तबके समाज के ऐसा मान रहे थे कि ये तो जमीन वालों का आंदोलन है। नाम किसान आंदोलन था, लेकिन असलियत में वो जमीन वालों का आंदोलन नहीं था। वो तो 3 कानूनों पे इसलिए अटका क्योंकि कोई नौकरी वाला आया ही नहीं बैठन वहां, क्योंकि कोई पढ़ने वाला आया ही नहीं बेरोजगारी की बात करने, क्योंकि कोई कोटे वाला आया ही नहीं अपनी मजदूरी की बात करने, इसलिए वो 3 कानूनों तक रह गया। अगर वो आते तो लड़ाई बड़ी होती। तो मैं अभी चारों तबकों को बताता हूं कि आप लोग कैसे कैसे आपके बच्चे बर्बाद होने वाले हैं। जमींदार की सारी जिंदगी 2 चीजों पे चलती है, उसको जो 2-3 चीजें चाहिए, उसका खेत, उसके डंगर और उसका पानी। इसने ये 3 चीज मिल जाओ, वो अपनी जिंदगी बड़े प्यार से काट सकता है। खेत, 99% किसानों का खेत बैंक में गिरवी पड़ा है। बालक की पढ़ाई के नाम पे जो पैसा लिया था, अब वो उल्टा देने का ब्योंत नहीं है, ब्याज ब्याज पे उल्टा देखा हुआ है। वो 6 महीने में फिर उल्टा ले आने का, क्योंकि किसी पता लिया हुआ है 2-4 दिन खातर, फिर उल्टा दे हुआ है। यो काम किसान कर रहा है जमीन के साथ। पानी उसका बिजली के ऊपर आधारित है, अगर बिजली नहीं तो पानी भी नहीं। उसके लिए नया कानून आ रहा है, शायद आपको पता ना हो, भूमि अधिग्रहण कानून। अब यह कहता है कि आपकी जमीन को अगर अधिग्रहण करना है सरकार ने, तो आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। पता होगा ये बात का। पहले क्या होता था कि मान लो या चौपाड़ और ये 4 घर चाहिए किसी कंपनी ने, तो पहले क्या होता था, 70% जो लोग हैं वहां रहते हैं, उनके सिग्नेचर, उनकी सहमति चाहिए थी एक्वायर करने के लिए। लेकिन आज आपकी अकेले की भी जमीन एक्वायर करनी है तो आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। डीसी रेट आपके खाते में पहुंच जाएगा, सरकार पे आपका खाता है, आपका आधार कार्ड है, और आपको कह देंगे 1 महीने भीतर खाली करो, नहीं तो बुलडोजर चला के खाली करांगे। ये तो है भूमि का खेल। फिर है पानी का। पानी का नया कानून आ रहा है, जिसके घर में समर्सिबल है 10,000 रुपया साल का देना पड़ेगा उसको। जिसके घर में नहीं तो समर्सिबल काट दो, आपको पानी फिलहाल फ्री दे देंगे, बाद में चालू होएगा, क्योंकि आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट भी जुड़ा हुआ है, तो आपके खाते में से अपने आप कट जाएगा। इन्होंने पीछे ट्राई भी किया था, आपका अगर गाड़ी का चालान होगा तो सीधे कट जाएंगे, आपका टोल देना है तो सीधे कट जाएगा, आपका कोई और जुर्माना है तो सीधा बैंक से कट जाएगा। ये इन्होंने ट्राई कर लिया और आप लोग चुप हैं, तो इसलिए सरकारों को लगता है कि ठीक है भाई, ये गुलाम होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डंगर रखने की अनुमति आपको आने वाले टाइम में नहीं मिलने वाली है। कोई अगर किसी का बैम हो तो गुजरात और राजस्थान के अंदर कानून बन चुका है विधानसभा में। मैं ये नहीं कह रहा हूं बनने वाला, यहां भी आएगा वो कानून कि आपका डंगर शहर में नहीं जा सकता। दूसरा कानून है, 1 से ज्यादा गाय नहीं पाल सकते। 1 से ज्यादा नहीं पड़ेगी। अगर 1 से ज्यादा गाय पालोगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली का। यह कानून बन चुका है। आपके लिए कानून आ रहा है, आप लोगों के लिए, कि जिसके घर में 2 मेंबर हैं और 4 भैंस हैं, तो सरकार न्यू कहेगी ये चारा का भैंस का दूध पी तो सकता नहीं हो, इसका मतलब यू बेचा है, तो उस जीएसटी भरना पड़ेगा। 4 भैंसा के हिसाब से मिलने का इतना। यह कानून आ रहा है नया, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने लग रहे हैं। इसीलिए आपके डंगरों का भी आधार कार्ड बना दिया इनने, वो कान पे लगा ना फास्टैग सा। फिर गांव का पानी,
पहले तो आपको क्या किया, आपके तालाब से दूर कर दिया, आपके जोड़ सबके बर्बाद कर दिए। गांव के पास जोड़ होया करता जिसने हर साल वो रिपेयर करके ठीक कर लिया करते। इन्होंने क्या किया है, पहले तो आपको समरसीबल देकर आपकी लैट्रिन के खड्डे की पाइप जो है वो नाली में खोल दी, और सारा गू जब उड़ जाओगा जोड़ में तो फिर कौन अपने डंगरन पे होगा, तो जोड़ में प्याना छोड़ दिया, तो जोड़ की ख्याल करनी छोड़ दी। तो ईब सरकार लेके आई है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत सरकार क्या कहती है कि उस जोड़ की सफाई और उसकी मेंटेनेंस का ठेका हम प्राइवेट कंपनी ने दे दिया। सरकार ने महंगा पड़ा, गांव वाले कर देनी, इनकी पास इनकी औकात नहीं। सरकार तो, हमको लगता है सरकार बड़े फायदे की बात कर रही है, तो फिर इंडो इजराइल कंपनी को, इजराइल की एक कंपनी को वो जोड़ दे दिया जाएगा और वो सफाई करेगी, उसमें वो मछली और झींगा पालन कर सकती है, ये आदेश के अंदर है। और वो जो पार्क है ना बार जो बनाया है, अभी तो आपके यहां बना नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये बनेगा, ऑलरेडी प्लान में है, हमारे पास उस प्लान की कॉपी भी है, हमने देखा है वो प्लान ऐसे बनेगा और ऐसे वैसे होगा। तो उस पार्क के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें, बड़े अच्छे रोड, बड़े अच्छे पेड़, ऐसा लगेगा वो गांव चमका दिया कति, ठीक है। और फिर उसके बाद वहां पर अगर आप सैर करोगे तो आपसे टैक्स लेने का भी उस कंपनी को अधिकार है। जैसे अभी स्टेडियम के अंदर 100 रुपए और 300 रुपए मिलने का इन्होंने टैक्स लगा के चेकिंग करी थी एक बार शुरू में, कि एक बार चेक कर रहे हैं। जब ये किसान धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगे ना, किसान मैनेज होने में कितना टाइम लगेगा। जितने आज किसान नेता बने हुए हैं ना, जितने भी, जो गरीब मैं बन रहा हूं, मन तो बेराग नहीं होने वाला है, इसलिए मैं तो उनके जाल में फंसू नहीं, लेकिन जितने भी किसान नेता बन रहे हैं 2024 में आपने इन्हें की टिकटा पे चुनाव लड़ते दिखाऊंगा मैं, आप देखोगे इन्हें की टिकटा पे। तो आपका सबसे पहले तो यो धर्म होगा कि जब ये नेता जोन बन रहे हैं, जब ये चुनाव लड़े, मैं भी अगर चुनाव लड़ूं तो सबसे बड़ी गोबीन की खोदनी है कि पहली तमने देखांगे ला, तमी समाज के ना बका कि फिर उन्होंने की गोदी में जाके बैठो। क्योंकि कांग्रेस की आ जाइयो, आम आदमी पार्टी की आ जाइयो, उड्डा की आ जाइयो, चौटाला की आ जाइयो, सरकार उन्हें की बनेगी जिनकी बन रही है। आपने लगे कि आप सरकार बदलो, क्योंकि वोट दे दिया, वोट देकर आप चुप होकर बैठ जाओगे ना, पूछ दे नहीं कुछ अपने नेता ने, फिर नेता किसका गुलामी करेगा, उसी की गुलामी करेगा जो उन्हें रुपये देगा, जो अगला चुनाव लड़ने के पैसे देगा। अगला चुनाव लड़ने का पैसा जहां से आएगा उसी की तो गुलामी करेगा ना, वो आपके लिए क्यों करेगा, आप तो सवाल पूछते हो। तो इसीलिए हर पार्टी को ऐसे लोग चाहिए जो एक भी सवाल ना पूछ सकते हो, जिनका अपना जनाधार नहीं होना चाहिए। आप देख लो पिछले 8 साल में हर आदमी का जनाधार खत्म हो चुका है, हर आदमी की राजनीति से जो इच्छा है वो खत्म हो चुकी है, हर आदमी जो राजनीति से नफरत करने लगा है। तो अब जिन्हें मैं चाहेंगे वो बैठेगा, जिस नियम बनेगा, क्योंकि हमको चिंता ही नहीं है। अच्छा जी, अभी मैं आपको जो बता रहा था कि पानी का हो गया, खेत का हो गया, डंगरों का हो गया, बीज का तो आपको मालूम ही है। बीज का नया कानून आ रहा है कि यदि किसान अपने बीज को कहां से खरीद के लाया है इसका सबूत नहीं दे पाया तो 3 साल की कैद है। यानी आप अपना बीज उगा ही नहीं सकते, ये कानून आएगा। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हमारा जो बीज है उसमें प्रदूषण कम हुआ है, आपका जो बीज है उसमें प्रदूषण ज्यादा हुआ है। लोग सोचेंगे हम तो डंगर रख लेंगे, तो डंगर नहीं रख सकते। लोग सोचेंगे चलो गैस महंगी हो जाएगी तो हम अपने गोस्से लकड़ी जला लेंगे। आप गोस्से लकड़ी जलाओगे तो आपके ऊपर इतना महंगा जुर्माना आपके खाते से कट जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। पहले हम पराली के ऊपर 1 करोड़ रुपए वाला टेस्टिंग कर चुके हैं, ये अभी समझ गए जी। अब आप बता दियो आपके पास अपना क्या बचा, नथिंग। किसान जीरो। किसान की जमीन कैसे लेंगे, ये आखिरी लाइन होगी मेरी। दूसरी बात, दूसरा तबका है दुकानदार तबका। अब ये बोतल है, मान लो ये दुकानदार कंपनी से खरीद के लाया 1000 रुपए की, आप ही के गांव का कोई दुकानदार है, क्या ये इसको 1000 से कम बेच सकता है? अगर बर्बाद तो होना हो तो बेच सके, लेकिन अगर जो उसने कमाना है तो नहीं बेच सकता ना 1000 से कम में। तो मैं उसके पास जाता हूं कि भैया दुकान या बोतल दे दे, उसने बोला 1100 रुपए। मैंने कहा यार 1100 रुपए, मैंने अपना मोबाइल चेक करा, ऑनलाइन देखी,
ऑनलाइन तो या 900 रुपए की है भाई, ऑनलाइन तो 900 की, और मेरे गांव का दुकानदार देने लग रहा 1100 की। अब मैं उसको क्या कह रहा हूं, तू तो लूट मचा रहा है, या देखिए ऑनलाइन तो या 900 की है। और दुकानदार का यार आ ही नहीं सकती, होलसेल का रेट है 1000 रुपया का, तो और मैं 100 रुपये भी नहीं कमाऊं तो कैसे करूंगा। क्योंकि जो बड़ी कंपनी है जो आपको ऑनलाइन दे रही है, उसके तो सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए थे, वो तो हर बोतल के ऊपर 100 रुपया का डिस्काउंट दे सके है। क्यों जी, वो तो दे सकता है डिस्काउंट, लोकल दुकानदार नहीं दे सकता। अब आपकी गाड़ियां आ गई BS6 वाली, ये तो एजेंसी में ही ठीक हो गए, मिस्त्री पे ठीक होती नहीं, और जो पुरानी गाड़ी है उन्हें सरकार बंद करने लग रही है, तो मिस्त्री भी घर बैठेंगे, स्पेयर पार्ट वाले भी घर बैठेंगे, दुकानदार भी घर बैठेंगे। क्यों जी, आपके सामने हो रहा है ये जो मैं बता रहा हूं, कदे नहीं सोच रहे हो कोई दुकान खोलने का प्लान कर रहा हो अपने बालका खातर, भाई अपने बालका ने दुकान धंधा खोल कर देना, धंधा नहीं बचेगा कुछ। तीसरे नंबर पर आया नौकरी पेशा आदमी। जितने यहां सरकारी नौकर बैठे हैं और जितने आप प्राइवेट बैठे हैं और जितने बाहर बैठे हैं, उन सबको पता है हर डिपार्टमेंट के अंदर छटनी होने लग रही है। जो लोग VRS लेने लग रहे हैं, धक्के तो नौकरी छोड़ने का प्रेशर बनने लग रहा है, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट बंद होने लग रहे हैं, मर्ज होने लग रहे हैं, बैंक बंद होने लग रहे हैं, डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज होने लग रहे हैं। जितनी पोस्ट एक बार रिटायर होगी दोबारा उन पोस्टों पे कोई भर्ती नहीं है। यहां तक कि पुलिस में भी टेम्परेरी भर्ती के तौर पे PSO SPO भर्ती होने लग रहे हैं, होमगार्ड वाला पुलिस वाला काम देने लग रहे हैं। इसका मतलब आने वाले टाइम में पुलिस का काम भी CCTV कैमरे करेंगे, ट्रैफिक पुलिस का चालान काटने का काम भी CCTV कैमरे करेंगे, दुकानदारों का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, और नौकरी करने वाले मैक्सिमम लोग केवल और केवल कंप्यूटर पर बैठने के लिए चाहिए, उनको काम करने के लिए कोई आदमी नहीं चाहिए, उनके पास ऐसी मशीनें तैयार हो चुकी हैं। तो मतलब सरकारी हो चाहे प्राइवेट, 90% नौकरियां खत्म होने वाली हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, समझ आ गई जी। आपका कोई डाउट है इसमें कि ऐसा नहीं होगा? जब किसी ने न्यू लग गया है कि ऐसा नहीं होगा, तो भाई थोड़े दिन वेट करो और आपको तमाशा नजर आएगा। अब आगे चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे थे वो लोग जो राशन वाले से राशन लेते हैं, गरीब आदमी है, मजदूरी करके काम करता है। मजदूर के पास मजदूरी आज के टाइम पे मनरेगा के अलावा कहीं नहीं बच रही हो तो बता दो जी, क्यों? वह भी ठेकेदारा ने ले ली। तो मजदूर के पास मजदूरी कर, क्योंकि हर जगह पे मशीन का इतना इंटरफेयर हो गया कि मजदूर की जरूरत नहीं है। तो मजदूर को गुजारा चलाने के लिए पहले राशन मिला करता था, उस राशन में से तेल कट चुका है, उस राशन में से दालें कट चुकी हैं, कई जगह पे चावल कट चुके हैं, कई जगह पे अभी बचे हुए हैं। थोड़े दिनों में पहले चावल कट जाएगा और फिर गेहूं कट जाएगा, और आपके राशन वाले उन लोगों को बोला जाएगा कि तुम्हारे खाते में पैसे आ जाया करेंगे, तुम उसका दुकान से खरीद लेना। शुरू में वैसे ही सब्सिडी आएगी जैसे गैस की आया करती थी, और बाद में ऐसे ही सब्सिडी आएगी जैसे आजकल आती है, किसी के 10 पैसे, किसी के 15 पैसे। ये हो गया मजदूर काल। कोई तबका बचा क्या? कोई जात बची हो, कोई धर्म आड़ा बचा हो, कोई जमीन आड़ा, या कोई नहीं बचेगा। जिस जो गांव में सबसे बड़ा जमींदार होगा ना आपके गांव में, उसकी जमीन भी बैंक पे पड़ी है, ध्यान दियो। कोई हो चाहे आपका, हमने नहीं पता, वहीं पड़ी है, और मैक्सिमम कर्जदार है। लोगों का बच रहा था घर, उन्होंने सोचा भाई खेत तो चलो कोई बात नहीं, खेत की तो रजिस्ट्री होती है, घरों की कभी भी गांव में रजिस्ट्री नहीं थी। हमारे पुरखों ने बड़ा इंतजाम किया था कि घर के कागज नहीं बनाने भाई, रहन खातर तो जगह रहने का सब ना हक है, तो कोई दे के लेके कुकरी न्यूर न्यू करके भाईचारे के हिसाब से चला ले। इन्होंने लाल डोरा तोड़ के घरों की रजिस्ट्री भी कर दी, और जिनके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देख के बैंक वाला का फोन कट देसी आ जाए जी, घर पे भी लोन ले लो ना, आंदे होंगे फोन, बैंक वालों के भी रेगुलर फोन आते हैं, लोन ले लो ना, लोन ले लो ना, लोन ले लो।
डांगरा पे ले लो, सोने पे ले लो, जमीन पे ले लो, ट्रैक्टर पे ले लो, एक बार उतर गया हो तो बोल के ले लो, कार पे ले लो, पुरानी पे ले लो, नई पे ले लो, क्या पे ले लो, लोन ले लो, लोन। ये लोन वाला के खेल है, यो किसी के समझ में नहीं आया। इसकी लड़ाई आप लड़न लाग रहे हैं जनता सरकार मोर्चा वाले, वो कैसे लड़ रहे हैं उस खेल ने समझो। बस यूं समझ लियो, आपके सब समझ में आ जाएगा। मान लो मैं बैंक हूं और मैंने 100 करोड़ रुपए छाप लिए, 100 करोड़ छाप लिए। अब मैं इस पैसे को घर पे तो रखूंगा नहीं, बैंक में तो रखूंगा नहीं, मैं इस पैसे को लोन पे दूंगा, ब्याज पे दूंगा, जमींदारों को लोन दूंगा। लोन दे दिया मैंने, 100 करोड़ रुपया बाजार में दे दिया। अब मैंने 2-3 बातों का जवाब दो, मैं कितने रुपये का मालिक है? 100 करोड़ का। मेरा रुपया मार्केट में कितना जी? 100 करोड़ मार्केट में, मैं 100 करोड़ का मालिक, ठीक है जी। अब मैंने उस पर ब्याज लिया 10% का, तो साल भर बाद इस हिसाब तय, साल भर बाद मेरे कागजा में कितना लिखा जाओगा? 110 करोड़। मैं कितने का मालिक है? मैं कितने का मालिक? 110 करोड़। लेकिन मार्केट में रुपया कितना? मार्केट में कितना है? 100 करोड़ है भाई। न्यू तो है नहीं कि जो 100 करोड़ दिया था वो ब्यावेगा और रुपये होंगे उनके, ऐसा तो नहीं होता। वो तो 100 ही करोड़ रहेगा, लेकिन मैं मालिक बन गया 110 का। लेकिन क्या होता है, बैंक को जब पहली किस्त मिलती है ना पैसे की, वो फिर उसको ब्याज पे दे दिया करे। फाइनेंस का काम किसी भाई ने करा हो तो उनने बेरा है कि वो साल भीतर रुपया दुगना बना लिया करें। जो डेली फाइनेंस वाले एरिया शहरा में छोटे छोटे खुले थे, क्यों जी? कागजा में तो उनके पास पूंजी तो लाई थी उनने लाखे रुपये, साल भीतर उसके 10 लाख भी बनाया पाओ कुछ तो। समझते हो गए यो ब्याज वाला खेल? मारे बड़े बुजुर्ग ने क्या करते, ब्याज लेना और देना पाप है, पाप मानना करते, क्योंकि उनको इस खेल का पता था कि जो आदमी ब्याज पे देगा उसका तो रुपया हवा में बने, और जो ले रहा है उसका नया उत्पादन कुछ है नहीं, तो वो मरदा चला जाओगा लेने वाला, और जो दे रहा है वो ऊपर जाता जाओगा। तो आज के टाइम पे ये क्या होता है, आमतौर पे 50% के हिसाब से बैंक अपना रुपया डबल करा करे। तो पहले साल अगर 100 करोड़ था तो अगले साल 50% के हिसाब से मैं बन जाऊंगा 150 करोड़ का मालिक बैंक, और जो जिनने ले रखा था उनके पास मात्र 100 ही करोड़ रुपए हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, मैं मालिक बड़ा बनता जाऊंगा, हवा में रुपये बनते जाओगे और आप गरीब होते चले जाओगे जिस तरह दे रखा है। तो इसलिए गरीबी की जो ये खाई है ये बढ़ती चली जाएगी। आज भारत की इकोनॉमी के अंदर 1 रुपए के ऊपर 9 रुपये हवा के हैं। समझे बात? 1 रुपये पे कितने रुपये? 9 रुपये। इसका मतलब समझो हो कि 10 में तय केवल 1 रुपया असली है, बाकी 90 रुपये हवा में है। हवा के रुपये उल्टे दे सकोगे मैंने? बताओ तो। हवा वाले रुपये जब मान ले मैंने 100 करोड़ बांट रखे हो और उसमें तो सिर्फ 1 करोड़ रुपया असली है, तो 90 करोड़ वाले तो न्यू कहेंगे वो हमारा तो देना है ही नहीं। तो जिन जमींदारा ने अपने किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखे हैं, जिनकी जमीन खेत में पड़ी है, उनमें तय 90% जमींदार लोन पे ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पैसा ही नहीं है मार्केट में। ये तय है कि पूरे गांव के गांव उज्जड़ होने वाले हैं, और जब गांव से लोग निकलेंगे तो उनके लिए हर छोटे शहर में बड़े बड़े 10-10, 20-20 मंजिला कबूतर खाने बनाने लग रहे। पहला है अभी अभी आजकल दीनदयाल के नाम पर आवास योजना चला दी। सोनीपत के बाहर कितने बड़े 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 पड़े हैं, हर शहर के बाहर बड़े बड़े बिल्डिंग पड़ी हैं। तो आप लोगों को 5 किलो राशन, जीने जितने रुपये और रहने जितनी सांस उस बंद कमरे में मिल जाएगी, बाहर नहीं निकलना क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। ध्यान रखो, यह है आपका भविष्य है, यह आपके बच्चों का भविष्य है, और यह आखिरी पीढ़ी है लड़ने वाली। किसान आंदोलन के अंदर जब हम गए थे, 90% लोग, वैसे थे तो ज्यादा, नहीं तो 90% लोग वह थे जिनकी 40 तक पार उम्र थी, 50 तक ऊपर की थी, 90% की। इसका मतलब क्या है
कि 50 से नीचे वाले बालक आपने लड़ने सिखाए ही नहीं। यानी कि जो लड़ने वाली जो या पीढ़ी है, इस खातर ये सुई लिया है, ये टपकन लाग रहे होंगे रोज की रोज, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, ये जान लाग रहे हैं। तो अगले 5-7 साल में ये 50 से ऊपर वाले जालेंगे और निचली पीढ़ी पर लड़न की ना हिम्मत, ना अकल, ना समझ, ना उन पे जमीन, ना उन पे डांगर, ना उन पे अनाज, ना उन पे पानी, ना उन पे बिजली, ना उन पे गैस, ना उनका भाईचारा, ना उन्हें समझ, ना शिक्षा, ना रोजगार, ना कुछ नहीं उन पे। देख लो आपका भविष्य कैसा है। ये मैं वो दिखा रहा हूं जो आपकी औलाद कैसी जिंदगी जीने वाली है। और जिनका न्यू बैम हो कि अब तो समरसिबल आ रहा है, धोले गोबर ने भी न्यू है, अगले आपको देखांगे, वो समझ लो कि आज से 50 साल पहले पानी का लेवल क्या था और आज के जा रहा है, और अगली पीढ़ी का के जाओगा। भाई इतना ही समझ लो, फालतू नहीं बताने की जरूरत। अगर समाज ठीक दिशा में चल रहा हो तो जी आप राज्य, हम राज्य, हम अपना काम करें, जहां आप अपना करे जाओ। और जब समाज गलत दिशा में हो तो पहले तो गाम राम ने मानना पड़ेगा कि हम गलत हैं, और फिर अगले नंबर पर इकट्ठे आके इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात इसके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि करे से ही होगा। और ये बात कान खोल के सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए, कागज पे लिख लीजिए कि बाहर का कोई आदमी आपके गांव के लिए कुछ भी करने नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आज भी आपके गांव के लिए अगर किसी ने शुरुआत करी है तो सोमवीर है, हम तो जरिया है मात्र कि भाई वो बोला जी 2 काम है। एक तो गांव में लोग घाट सुने हैं, क्यों का लो कच्ची कच्ची में फिरा करता, उसकी कौन मानने का बड़ा बडेरा, ठीक। दूसरी बात, भाई ठीक है, बात बताने तक तो ठीक है, हम आ जाएंगे आपके गांव में, और कोई बात समझानी होगी उस पर चर्चा करने भी आ जाएंगे, कोई सिखाना होगा उस पर भी आ जाएंगे, लेकिन करेंगे नहीं भाई आपके लिए। ये आपके पास बैठ जी बैठे हैं, वो जो बीच में बैठे हैं स्वेटर पहने हुए, जनता सरकार मोर्चा के वो राजवैद्य है समझो। अब उनके पास ऐसी कला है कि वो सुबह अगर आप खाली पेट हैं तो केवल आपकी नब्ज देख करके आपके 2-2 लाख के स्कैनिंग, आपकी बॉडी के जितने टेस्ट करो वे टेस्ट उड़े बैठे बैठे बता देंगे। और उसके बाद आपकी रसोई में और आपके पड़ोस में कौन सी औषधि हो सकती है जिसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, कि आप गांव में बीमारी ना पड़ो, ऐसा इंतजाम हो सकता है। लेकिन टेलीविजन ने यह दिखाया कि वैद्य जी तो माड़ी सी हालत में थे, और जो डॉक्टर था वो बड़ा कोट पैंट पहन रहा था, उसका अस्पताल भी चिकना था, और डॉक्टर तो फिर जीवन होगा ऑपरेशन इतना लंबा। टेलीविजन में फिल्म में आया करे नहीं, डॉक्टर निकलेगा बाहर, लाइट बंद होगी, फिर वो बाहर निकलेगा, फिर हीरो आएगा, डॉक्टर साहब कैसी हालत है, फिर वो बताओगा जी करा है अभी देखते हैं, फिर वो हीरो जो है, फिर वो अमिताभ बच्चन जावेगा, मंदिर की घंटी बजावेगा, बड़ा बड़ा खुश होगा नहीं तू जितना मेरा डब्बी मार दिया देख ले, फिर वो डॉक्टर ने बचा दिया तो डॉक्टर भगवान का रूप हो गया, और फिर आपने भी मान लिया डॉक्टर भगवान का रूप हो गया। ये भगवान जाके देखो भगवान क्यों कर काटता है? अगर मान लो गाय ते जब दवाई देनी होया करे तो गाय ते वह दवाई दिया करें गुड़ में दे, बीच में गुड़ के बीच में दे दिया रहे डिले में, नहीं दिया करें नहीं, वह जब कड़वी हो तो जब ना लेन दी हो तो गाय, और किसी कुत्ते का जहर देना हो तो भी नहीं होया करे, जब पागल कुत्ता हो कोई मिठे में दे दिया करें, जो उन्हें खांदा उसके में दे दिया, नहीं करा करें जी, यही तरीका है। तो न्यू देख लो सरकार जो सा मीठी मीठी पेड़ी देने लग रही है वो दवाई है कि जहर है वो समझ लो आप। आयुष्मान योजना आई, आयुष्मान योजना वो ये कहते हैं कि आपका 5 लाख तक का इलाज हो जावे है एक बार किसी मैक्स जैसे अस्पताल में या किसी बड़े वेदांता जैसे अस्पताल में जाके देखो, 5 लाख तो 1.5 दिन में हो ले। तीसरे दिन तो कहते तेरा कार्ड खत्म हो गया दे, और कितने ले आओगा वो, घर बेचना पड़ेगा उन्हें। अरे अपने गांव के अंदर अपना इलाज का इंतजाम कर लो। आपका बच्चा जब यहां से पढ़ने के लिए बाहर जाएगा ना, याद रखिए आपका बच्चा कभी भी गांव के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। और यही सत्यानाश की असली जड़ थी। मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉपर था अपने टाइम पे,
गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के न और उस लेवल पे पहुंचे, और जब थोड़े से बड़े हुए तो गांव में देखा सरकारी स्कूल में 12वीं नहीं 10वीं 11वीं 12वीं नहीं। शहर छोड़ के चले गए थे 90, गांव छोड़ के शहर चले गए 90 के दशक में। आज तक उल्टा नहीं गया मैं, मौका ही नहीं लगा जाने का। जिन जिन ने अपनी औलाद तय ये कहा था कि बेटा तू तो पढ़ ले, डांगरान तो हम प्या ले आवांगे, उनमें तो 2-4% तो कामयाब हो गए, बाकी के तो ये बाबूजी बनकर घर बैठे हैं, ना ही वो डांगरा ने प्या के लान दे, ना ही वो खेत में काम कर दे, सब दिन मोबाइल पे लगे रहे हैं। और मार बाबू दोनों न्यू गए हैं, यू नखट्टू इसने को ले जा ससुरे नाड़ा तक कि धक्के थे, कुछ काम नहीं कर रहा। अगर समाज में जितना बच्चा 12वीं पास करता है या ग्रेजुएशन करता है या एमए करता है या एमएससी करता है, जो जितने भी पढ़ाई पूरी करा है, उसका केवल 1% अगर नौकरी मिलेगी, केवल 1%, तो कितने प्रतिशत है जिनको नहीं मिलेगी? 99% पक्का है। एक तो फालतू नौकरी है नहीं भाई, जो अगर मान लो आड़ा कुर्सी 20 होगी या 20 कुर्सी बचा दिया अपन है, 20 तो मानस आओगे तो 20 बैठ जाओगे, 18 आवेंगे तो 2 खाली रह जाएंगी, और जब 50 मानस आ जावे तो 30 मानसा खातर कुर्सी का इंतजाम जब है ही नहीं, कुर्सी बैठा दोगे क्यों ना? तो जो पहले आ गया तो उसने मिल जाएगी, जो सिफारिशी होगा उसने मिल जाएगी। जो कोई नियम बना दिया भाई पहले बुजुर्गन बैठावेंगे तो पहले 20 बुजुर्ग बैठ जाएंगे, जो भी नियम बना दिया तो आपने अपने बड़का का कंपटीशन तो हो चाहे सिफारिश तो हो। जब 1% को ही नौकरी मिलनी है तो 99% तो मिलनी है नहीं। चाहे आप ईमानदारी पढ़ो, चाहे आप बेईमान ना करो, चाहे आप सिफारिश लाओ, चाहे आप जैसे मर्जी करो, 99 को तो नहीं मिलनी। तो आप अपने बच्चों को 99 वाली फेलियर की तरफ लेकर जान लाग रहे हो। और इससे पिछले 5-7-10 साल का एग्जाम्पल देख लो कि अगर गांव में तय 50 बालक तैयारी कर रहे हैं तो साल भर में मुश्किल तय कोई 1 बालक पास हुआ है, बाकी के 49 फिर अगले साल लागले हैं। फिर पिछले साल वाले निराश होकर घर बैठ जाए तो नए आ जाए उस लाइन में। एक बेचारा की नौकरी मिले, बाकी ने उम्मीद सी जगह हमने मिलेगी, जबकि ये पक्का है कि 99 ने नहीं मिलनी। तो करना क्या पड़ेगा? करने पड़ेंगे 2-3 काम। पहली बात, ये जो बीज है इस विचार का, ये पूरे गांव के दिमाग में डालना पड़ेगा। तो आज जब इस मीटिंग के बाद जब आप लोग मीटिंग खत्म करते हो तो सोमवीर भाई जितने साथी आके वॉलंटियरली गांव के लिए काम, देखो भाई ना तो आप अपना हमारे लिए करना, ना कोई संगठन के लिए करना, किसी भी संगठन के लिए नहीं करना, आप अपने गांव की कमेटी बनाओ। उस कमेटी का काम क्या होगा? पहले नंबर पे गांव ने इकट्ठा करके आड़ा फेर ले आओ, क्योंकि जो नहीं आए उन्हें के बेरा के करने वाले हैं। मनमाने वाले नया प्रोपेगेंडा चालू करा, वही इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं सरपंची का, ऐसा सोच लेंगे क्यों जी? तो पहले तो गांव की सोच पे काम करना। दूसरे नंबर पे जो वॉलंटियर गांव में से निकल करके आना चाहते हैं, गांव में ठाली बैठे हैं नौजवान बालक, उनको बताएंगे कि आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था कैसे लागू कर सकते हो गांव में कि जब बच्चा स्कूल से पास आउट हो तो उसको 100% रोजगार मिले। 100%, एक भी बालक नहीं छोड़ना, ना गांव के सब तक अमीर आदमी का और ना गांव के सब तक गरीब आदमी का। सब तक गरीब आदमी के बालक ने भी रोजगार मिलना चाहिए, जो जिसा बालक है। तो जिस बच्चे को जैसा टैलेंट हो उसके हिसाब से कैसे रोजगार मिले, इसके ऊपर आप गांव के अंदर उनको ट्रेनिंग देवांगे, बकायदा बताएंगे कि ये कैसे संभव होगा। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को लगता है कि उनको अपनी जमीन बचानी है, अपनी खेती बचानी है, तो ये सुनील भाई बैठे हैं, उड़े चले गए सुनील भाई, वो रे जो अभी मेरे से पहले आए थे, संजीव भाई से पहले, वो खेती पे बात करते हैं। आज वो पूरी तरह से खुल नहीं पाए। मैं बताऊं आपको, पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के, अगर आपने न्यू बैम खेती कम हुआ है, अगर आप मतलब ये खार बीज दवाई डीएपी छोड़ दोगे तो जमीन में नहीं होगा, तो बैम निकाल दो। पूरी ट्रेनिंग लेके शुरू करो अपने अपने खेत में, चाहे आधा किले से शुरू करके देख लो भाई, 5 किले आधा किले से शुरू करके देखो। अगर आपकी बराबर में पैदावार हो है तो अगली बार पूरी कर लो।
बाहर का खर्चा कम करना पड़ेगा और अपनी फसल के लिए मार्केट देनी पड़ेगी। अगर कोई गांव का आदमी ऑर्गेनिक मतलब प्योर वैदिक विधि से अगर आप अपनी खेती करते हो बिना केमिकल की, तो बाजार हम उपलब्ध कराएंगे। मतलब ये सोमवीर कराओगा एक मतलब, जो अगर आपने टीम तैयार कर दी तो वह कमेटी कराओगी, कहने का मतलब जो है, मतलब वह कमेटी तैयार करेगी। हमारे पास पूरी दुनिया का बहुत बड़ी मार्केट है, सारी कंपनियां की नजर आपकी जमीन पर है, ध्यान देना, आपकी गांव की, आपकी खेत की, सबकी जमीन पर नजर है। अब आपके ऊपर है कि अक्वायर करा के देनी है या लड़का अपनी बचानी है। लड़ना, ये लड़ाई यू सरकारों से, एमएलए एमपी प्रधानमंत्री से लड़ाई नहीं है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई घर घर से लड़ी जाएगी। तो ये हो गया शिक्षा का, ये हो गया खेती का। तीसरे नंबर पर होगा आपका कि अगर गांव के अंदर बीमारी हो गई तो गांव में आपके कम से कम 5 बालक इसे तैयार कर देंगे जिनने सारी बीमारियां का, बीमारी के फिर जो किस मौसम में के खाना के नहीं खाना, कैसा व्यवहार होना, उस सारे की ट्रेनिंग घर घर जाके भी देनी पड़े तो घर घर जाके भी दे दे, मोहल्ले वाइज भी देनी पड़े तो दे दे, ताकि गांव में कोई बीमार ना पड़े। अगर पड़े तो उसका इलाज गांव में मौजूद होना चाहिए। गांव में यह व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी गांव ने, क्योंकि अभी तक हम लोगों को अपने खान पान का ही नहीं पता। अरे कोई देखिए कोई नमकीन का पैकेट पड़ा है, सांझ नांदे होंगे अड़े रोज नमकीन आड़े भी बाहर पड़ा ऊपर लेके देखिए, और कोई आवेगी, करना पड़ेगा। कति सही बात है, जय हम न्यू कवांगे। देखो बस इतना सा है ताऊ कि भाई अगर जन न्यू तो कवांगे कोई नहीं करता भाई, फिर तो आप नाश की राही चाल पड़े। और जब अपन न्यू कवांगा बस करना पड़ेगा, और करेंगे तो होगा, है जी। तो फिर आप कुछ न कुछ बढ़िया कर सकें। मैं आपने यह नमकीन के पैकेट क्यों दिखाऊं हूं, एक तो यो है पंजाबी तड़का, और यह है मूंग की दाल, गणखरे गरम या पावेगी। दुकान की कंपनी की दाल का यू पैकेट गणखरे गरम होगा ना। मैं बताता हूं, हर घर के अंदर ये कंपनी के पैकेट का नमूना है। इसको अगर आप पीछे से देख लोगे, मैं केवल आपको ये बता रहा हूं, इसके इंग्रेडिएंट में ये क्या लिख रहा है, सिर्फ यो पढ़ो। ये देखियो जी, ये बस यो ऑयल, ऑयल कौन सा है, कॉटन सीड, बस यो है। इसमें एक चीज लिख रही है ऑयल, यानी तेल कौन सा इस्तेमाल हो रहा, तो इसमें ब्रैकेट में लिख रहा है कॉटन सीड। कॉटन सीड कौन सी हो भाई, बिनोले का तेल, कपास आड़ा, वह कौन सी कपास है आजकल अपने आड़े, नरमा, बीटी। बीटी कौन सी है, जीएमओ। जीएमओ का तो बेरा होगा आपने। अब इतना तो सब ने बेरा कि इसमें जीएमओ है, लेकिन इस जीएमओ तक ओवे के है यो किसी ने नहीं पता, बेरा आप में तो किसी ने। ब्राजील ने 2020 में एक रिपोर्ट प्रकाशित करी जिसके अंदर यह बताया कि जो भी जानवर या जो भी इंसान जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट खाता है उसकी अगली पीढ़ियां नपुंसक पैदा होती हैं या बांझ पैदा होती हैं। यह रिपोर्ट है सरकारी ब्राजील की, उसको छुपा लिया गया और अपने तक नहीं पहुंचने दिया। तो लोगों ने जब ये पामोलिन ऑयल और ये कॉटन सीड ऑयल, ये बिनोले का तेल खाना बंद कर दिया, लोगों ने कहा कि सरसों खाया करो वो बड़ी अच्छी होती है, तो ले सरसों दे देंगे सर, जीएमओ बीटी सरसों देवांगे। फिर कल न कुछ और खाने लग जाओगे, वह भी जीएमओ ला देंगे। आप जब तक समस्या से भागते रहोगे वो आपके सामने नई समस्या लाते रहेंगे, और जिस दिन समस्या से खड़े होकर के लड़ोगे कि यह चीज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए और ये चाहिए तो अपनी पैदा करांगे, उस दिन गांव अपनी तरक्की की राह चल पड़ेगा। इतनी सी बात कहने का मतलब है, यही आपको बताने आए हैं। अगर ये लगता हो कि ये बालक ठीक राही पे हैं, थारे बालक ठीक काम कर रहे हैं,
तो आशीर्वाद देकर अपनी टीम दो और आपके गांव में ट्रेनिंग सेशन चालू करा। और जब न्यू लगता हो कि भाई ये तो न्यू घूम रहे हैं और ठीक है भाषण हो गया आज का, आप आगे हम भी आगे और अपना वो कहा अगर बौद्धिक विलासिता की तरफ अपना जितना कदम थे वो बढ़ा दिए, तो फिर भाई कुछ नहीं। क्योंकि खेती जो है ना उस पर चर्चा करने के लिए कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए। आपसे एक पैसा नहीं कोई लेता। किसाना ने सारा ने बुला लो आड़े चौपाड़ में, सुनील ने बुलाओ कल्ला आवेगा एकला, इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं। उस खेती पे समझो के गड़बड़ है। शिक्षा के ऊपर मैं आऊंगा, हेल्थ के ऊपर आपने चाहिए, आपको वैद्य देंगे, आपको आयुर्वेद पे काम करने वाले देंगे, पंचगव्य पे काम करने वाले देंगे। आपसे कोई पैसा नहीं लेता, कोई भी आदमी तेल के भी नहीं लेवे कोई किसी से, लेकिन बशर्ते कि गांव राम तैयार होता हो। क्योंकि बाहर के किसी आदमी को कोई ख्यास नहीं है अगर गांव में नहीं है तो, यह सीधी सी बात है। तो मैं ये समझता हूं कि आज हमारे जुड़ने की और आगे अपने समाज के लिए काम करने की पहली धुरी है, ये पहला कदम है। और मैं समझता हूं कि ये कदम जो है ये आगे आकर के इकट्ठे चल करके अपने अपने गांव को हम सब बचाएंगे और हम बच्चों को आशीर्वाद देंगे कि कल को आने वाले टाइम में अगली पीढ़ियों के लिए कुछ बेहतर कर पाएं। इसी उम्मीद में मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। आपने इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गांव ने इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।